यहाँ से हमें कंटिन्यू करना है। पहले सेल्सियस जो पैमाना था उसको सेंटीग्रेड पैमाना कहा जाता था और केल्विन में व्यक्त ताप में डिग्री नहीं लिखा जाता था, ठीक है। केल्विन में जिस भी ताप को व्यक्त किया जाता है उसमें डिग्री नहीं लिखा जाता है। केल्विन के लिए कैपिटल के सिंबल यूज किया जाता है। पारा -39 डिग्री सेल्सियस पर जमता है, अतः इससे निम्न ताप ज्ञात करने के लिए अल्कोहल तापमापी का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जो अल्कोहल तापमापी -1150 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। नोट दिया हुआ है, मानव शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस होता है। द्रव तापमापी क्या है? पारा तापमापी लगभग -30 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस तक के ताप मापने के लिए प्रयुक्त होता है। जो द्रव तापमापी उसमें प्रायः पारा या अल्कोहल का यूज किया जाता है। आपसे सीधा सा प्रश्न यदि पूछ लिया जाए कि द्रव तापमापी में किसका यूज करते हैं, क्योंकि द्रव तापमापी है तो लिक्विड उसमें यूज होगा, तो उसमें पारा या अल्कोहल, बहुत सारे ऑप्शंस भी दिए हो सकते हैं, लेकिन पारा या अल्कोहल इसका यूज किया जाता है द्रव तापमापी में। पारा क्या है? थर्मामीटर। नोट दिया हुआ है, पारा थर्मामीटर का आविष्कार फ़ारेनहाइट ने किया था, और एक फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस, एक सेंटीग्रेड था, एक फ़ारेनहाइट थर्मामीटर भी था। तो फ़ारेनहाइट जो थर्मामीटर था उसका आविष्कार तो फ़ारेनहाइट ने किया था, साथ ही जो मरकरी थर्मामीटर उसका आविष्कार भी फ़ारेनहाइट ने किया है। गैस तापमापी की बात करते हैं तो इस प्रकार के तापमापियों में स्थिर आयतन हाइड्रोजन गैस तापमापी से -200 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस तक के ताप को मापा जा सकता है। हाइड्रोजन की जगह नाइट्रोजन गैस लेने पर -200 डिग्री सेंटीग्रेड से 1500 डिग्री सेल्सियस तक के जो ताप है उसका मापन किया जाता है। प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी की बात करेंगे तो -200 से 1200 डिग्री सेल्सियस तक का ताप। सीधे सीधे टर्म्स आपको याद रखनी है, जैसे प्लेटिनम लिख लिया, साथ में लिख लिया -200 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस तक ताप इसका मापा जाता है। ताप युग्म तापमापी, इसका उपयोग -200 से 1600 डिग्री सेल्सियस, डिफरेंस पता होना चाहिए, प्लेटिनम में 1200 डिग्री सेल्सियस तक और ताप युग्म में 1600 डिग्री सेल्सियस तक के तापों का मापन किया जाता है। पूर्ण विकिरण उत्तापमापी क्या है? टोटल रेडिएशन पायरोमीटर। इस तापमापी से जो दूर स्थित वस्तु है उसके ताप को मापा जाता है, जैसे सूर्य है, सूर्य का ताप किससे मापेंगे? टोटल रेडिएशन पायरोमीटर से। इसके द्वारा प्राय 800 डिग्री सेल्सियस से ऊंचे ताप ही मापे जा सकते हैं, इससे नीचे का ताप नहीं, क्योंकि इससे कम ताप की जो वस्तु है उसमें विकिरण उत्सर्जित नहीं करती। यह तापमापी स्टीफेन के नियम पर आधारित है। एक बहुत ही सिंपल सा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि पूर्ण विकिरण जो उत्तापमापी है किस सिद्धांत पर आधारित है, किस सिद्धांत पर इसकी प्रक्रिया होती है या कार्य करता है? तो जो स्टीफेन है, स्टीफेन के नियम उस पर ये आधारित है, जिसके अनुसार उच्च ताप पर किसी वस्तु से उत्सर्जित विकिरण की मात्रा इसके परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती, ठीक है। चतुर्थ घात याद रखना है आपको, वो जो भी उत्सर्जित विकिरण होती है उसकी मात्रा उसके परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है। डॉक्टरी थर्मामीटर की बात करेंगे तो इसका आविष्कार सर थॉमस किलीफोर्ड एल्बर्ट नामक वैज्ञानिक ने किया था। सबसे पहला प्रश्न यही कि डॉक्टरी थर्मामीटर का आविष्कारक कौन थे? उसके बाद इस तापमापी का परास काफी कम रखा गया है, जो कि 35 डिग्री सेल्सियस से 43 डिग्री सेल्सियस तथा 90 डिग्री फ़ारेनहाइट से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। चूंकि इससे ज्वर मापते हैं, इसीलिए इसे ज्वर मापी या डॉक्टर थर्मामीटर कहते हैं। 37 डिग्री सेल्सियस या 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट पर लाल निशान बना होता है, जो मानव शरीर का सामान्य ताप को व्यक्त करता है, ठीक। नॉर्मल टेम्परेचर यहाँ पे 37 डिग्री सेल्सियस या 98.4 डिग्री सेल्सियस, इस पर इन्होंने बोला है कि लाल निशान बना होता है, जो क्या करता है? मानव शरीर का ताप व्यक्त करता है। विशिष्ट ऊष्मा क्या है? स्पेसिफिक हीट। किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा ऊष्मा की वह मात्रा है जो उस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान में एकांक ताप वृद्धि उत्पन्न करती है। इसे सी से व्यक्त किया जाता है। विशिष्ट ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक जूल प्रति किलोग्राम केल्विन प्रति केल्विन होता है, ठीक है। जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन होता है। 1 ग्राम जल है, उसका ताप आपको 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना हो तो 1 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होगी। डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कैलोरी में। अतः जल की विशिष्ट ऊष्मा धारिता 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस होती है। जल की विशिष्ट ऊष्मा धारिता अन्य पदार्थों की तुलना में सबसे अधिक है। सीधा सा प्रश्न पूछ ले, किसकी ऊष्मा धारिता सबसे अधिक है?
तो जो जल है उसकी ऊष्माधारिता अन्य पदार्थों की तुलना में क्या है, सबसे अधिक है। आपको कैलोरी की डेफिनेशन याद होना चाहिए। फिर अंतरराष्ट्रीय कैलोरी की बात की थी और ब्रिटिश थर्मल यूनिट की बात की थी। तो ब्रिटिश थर्मल यूनिट में 1 पौंड जल की बात की गई थी और जो कैलोरी थी उसमें 1 ग्राम शुद्ध जल की बात की गई थी। अंतरराष्ट्रीय कैलोरी में 1 ग्राम शुद्ध जल, जबकि जो कैलोरी था उसमें मात्र 1 ग्राम जल की बात की थी। उसका तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा रहे थे। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही हमने ये सारी बातें पढ़ी है। तो जब भी कुछ ऐसी टर्म आती है या टॉपिक आता है तो उससे संबंधित जितनी भी बातें आपने पढ़ी हो तुरंत उसको रिकॉल कर लिया कीजिए। ऊष्मीय प्रसार क्या होता है? थर्मल एक्सपेंशन। तो किसी वस्तु को गर्म करने पर उसकी लंबाई, क्षेत्रफल और आयतन इसमें वृद्धि होती है। लंबाई में जो वृद्धि उसकी माप रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा, क्षेत्रफल में वृद्धि की माप क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा और आयतन में वृद्धि को आयतन प्रसार गुणांक गामा द्वारा व्यक्त किया जाता है। अल्फा बीटा गामा में क्या संबंध है? 1:2:3 या फिर बीटा बराबर 2 अल्फा या गामा बराबर 3 अल्फा। नोट दिया हुआ है, तापमान बढ़ने पर आयतन बढ़ता है इसीलिए घनत्व घटता है। यदि कोई ठोस ऐसा है जिसे गर्म करने पर वो द्रव बन सकता है तो बिल्कुल उसका आयतन क्या होगा? आयतन उसका बढ़ जाएगा, लेकिन फिर उसका घनत्व घटने लगता है। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। आयतन ये सूत्र कभी पूछ लिया जाए या डेफिनेशन पूछ लिया जाए तो बस एक लाइन का है, आपको याद रख लेना है। जल का असामान्य प्रसार देखें तो प्रायः सभी द्रव गर्म किए जाने पर आयतन में क्या होते हैं? बढ़ते हैं, लेकिन जल 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर आयतन में घटता है और 4 डिग्री सेल्सियस के बाद गर्म करने पर आयतन में बढ़ना शुरू कर देता है। इसका अर्थ क्या है कि 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। एक प्रश्न आपसे पूछ ले कि जल का अधिकतम घनत्व किस ताप पर होता है, तो ताप फिर आपको बताना पड़ेगा, वो है 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है जल का घनत्व अधिकतम होता है। नोट दिया हुआ है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूखी बर्फ कहा जाता है। ड्राई आइस किसे कहते हैं? जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है उसे कहते हैं, क्योंकि यह समान बर्फ की तरह द्रव में परिवर्तित नहीं होती बल्कि ठोस को सीधे गैस में परिवर्तित कर देती है। जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है वो द्रव में परिवर्तित नहीं होगी, क्या होगी? सीधे गैस में एक्सचेंज हो जाएंगी। ऊष्मा का संचरण क्या है? ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने को ऊष्मा का संचरण कहते हैं। कितनी विधियां है? 3 विधियां है। एक चालन है जिसे कंडक्शन कहते हैं, संवहन कन्वेक्शन, और तीसरा विकिरण जिसे रेडिएशन कहते हैं। चालन मतलब क्या? चालन के द्वारा ऊष्मा पदार्थ में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पदार्थ के कणों को अपने स्थान से परिवर्तन किए बिना पहुंचती है चालन में। ठोस में ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है? चालन से। सिंपल सा प्रश्न आपसे पूछ लेंगे कि ठोस में ऊष्मा का संचरण होता है, आपको ऑप्शन दिए रहेंगे चालन, संवहन, विकिरण, या फिर बोल देंगे कि ठोस में ऊष्मा का संचरण ही नहीं होता है, उपरोक्त तीनों या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना, जो भी ठोस है उसमें जो ऊष्मा के संचरण की बात करेंगे तो वो चालन से होगा। संवहन क्या है? इसमें ऊष्मा का संचरण पदार्थ के कणों के स्थानांतरण के द्वारा होता है। चालन में क्या था? पदार्थ के कणों के अपने स्थान में परिवर्तन किए बिना होता था, लेकिन संवहन में कणों का स्थानांतरण होगा। इस प्रकार पदार्थ के कणों के स्थानांतरण में धाराएं बहती, जिसे क्या कहते हैं? संवहन धाराएं। इस विधि में ऊष्मा की हानि सबसे तेज गति से होती है। जो गैस है और द्रव में उसमें ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है? संवहन से। रेफ्रिजरेटर में जो प्रशीतन पेटिका है ऊपर में होती है ताकि रेफ्रिजरेटर का अन्य भाग संवहन के द्वारा ठंडी हो सके। यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दे तो कमरे का तापमान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ये मत सोचना कि रेफ्रिजरेटर है उसके अंदर ठंडक रहती है तो उसका दरवाजा खोले तो कमरे का तापमान भी कम हो जाएगा, ठंडक बढ़ जाएगी। तो ये स्टेटमेंट गलत है, कमरे का तापमान बढ़ जाता है। वायुमंडल किस विधि से गर्म होता है? तो संवहन विधि से ही वायुमंडल गर्म होता है। अंतिम है विकिरण। इस विधि में ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर बिना किसी माध्यम की सहायता के और बिना माध्यम को गर्म किए प्रकाश की चाल से सीधी रेखा में संचरित होती है। यह ऊष्मा संचरण की सबसे तीव्र विधि है। सूर्य को जो ऊष्मा है पृथ्वी तक विकिरण के द्वारा ही पहुंचती है। आपसे कभी पूछ ले कि जो सूर्य से ऊष्मा पृथ्वी तक आती है वो किसके माध्यम से आती है, किस विधि से? संवहन दिया रहेगा, संवहन दिया रहेगा, विकिरण दिया गया रहेगा, और भी कूट बनाकर दे सकते हैं कि उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो विकिरण है, रेडिएशन के द्वारा ही पृथ्वी पर सूर्य से हमें ऊष्मा प्राप्त होती है।
बचा वाला टॉपिक अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे।